In the name of Allah, the most beneficent, most merciful. Dear students, let's move forward to topic 4, that is prepositions. Here comes episode 1. Preposition. Preposition is a word that is usually placed before a noun or a pronoun to show its relation with other words in the sentence. तो एक तरफ नाउन या प्रोनाउन होता है, दूसरी तरफ कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ब एटसेट्रा। तो नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन किसी दूसरे वर्ड से शो करने के लिए prepositions का इस्तेमाल किया जाता है। Here are some examples. There is a cow in the field. आप देखिए काउ और फील्ड का रिलेशन इन ने शो किया है कि काउ कहाँ है, फील्ड में। आई एम फॉन्ड ऑफ टी, फॉन्ड एडजेक्टिव, टी नाउन, तो रिलेशन ऑफ के साथ। आई के साथ भी रिलेशन शो हो रहा है, टेक्निकली फॉन्ड के साथ हम ज्यादा इसको कंसिडर करेंगे। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, जंप कहाँ से लगाई, चेयर से। एक तरफ वर्ब है, दूसरी तरफ नाउन है और दोनों का रिलेशन ऑफ ने शो किया। आफ्टर अ मंथ ही रिटर्न्ड होम, तो यहाँ आफ्टर इज द preposition. ही रिटर्न्ड होम आफ्टर अ मंथ, तो होम और मंथ का रिलेशन आफ्टर ने, और रिलेटेड नाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ही रिटर्न्ड होम आफ्टर अ month. Here is the book I was speaking of. सीधा करेंगे तो बनेगा I was speaking of the book. तो यानी of के बाद अगर कुछ नजर नहीं भी आ रहा तो it stands for the book. What are you looking for? Questions में normally बाद में आ जाता है ये word preposition, और जब कंस्ट्रक्शन ऐसे है तो फिर here is the book I was speaking of. नॉर्मल पोजीशन यहाँ है, दरमियान में आप देख रहे हैं। ये भी आफ्टर अ मंथ को जस्ट स्ट्रेस के लिए शुरू में लाया गया है। नॉर्मल कंस्ट्रक्शन ऐसे ही बनेगी, ही रिटर्न्ड होम आफ्टर अ मंथ। एक बात समझना जरूरी है कि prepositions और adverbs, इनमें जो वर्ड्स हैं बहुत सारे सेम हैं, लेकिन इनका फंक्शन उन्हें कभी prepositions के तौर पर आ रहा होगा और हम उन्हें prepositions बोलेंगे, और कभी adverbs होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, the book lies on the table, जबकि let's move on, यह दोनों तरफ आप देख सकते हैं कि on यूज हो रहा है। तो preposition कब कंसिडर करेंगे, जब उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, जब कोई रिलेशन शो हो रहा है दो चीजों का, दो, एक तरफ नाउन या प्रोनाउन, दूसरी तरफ कुछ भी हो सकता है, यानी दूसरे लफ्जों में preposition के बाद कोई ऑब्जेक्ट आना चाहिए, कोई नाउन या प्रोनाउन, फिर वो preposition कंसिडर होगी। और अगर उसके बाद कुछ नहीं आ रहा उस वर्ड के बाद, फिर हम उसे एडवर्ब बोलेंगे। लेट्स मूव ऑन, देखिए ऑन के बाद कुछ नहीं आ रहा तो ये एडवर्ब है, और ये बेसिकली मूव जो एक्शन वर्ब है उसके मीनिंग में इजाफा कर रहा है। तो एडवर्ब का मेन फंक्शन यही है। ही इज इन हिज रूम, इन preposition है क्योंकि हिज रूम आया बाद में, लेकिन ही हैज कम इन, अब देखिए इनके बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये एडवर्ब है। द व्हील केम ऑफ, अगेन देखिए तो व्हील अलहदा हो गया, आगे जिक्र नहीं है कि किस टायर से या किस व्हील से, किस बाइसिकल से कैसे अलहदा हुआ, इसलिए ये एडवर्ब हुआ। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर, अब देखिए चेयर आ रहा है नाउन, तो ऑफ का ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये preposition है। तो इसमें मेन डिफरेंस क्या होगा preposition और adverb में, कि prepositions के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के तौर पर आते हैं तो वो ही वर्ड्स prepositions कहलाएंगे, और अगर नहीं आ रहे तो फिर वही वर्ड्स को हम adverbs का नाम देंगे।
फिल इन दिस फॉर्म इन ब्लैक विद अ पेन। हमारे पास यहाँ 3 prepositions हैं, तो जरूरी नहीं कि कोई रिपीट ना हो, लेकिन इकट्ठी नहीं आ सकती कि 2 मरतबा यहाँ इकट्ठा इन यूज हो जाए, फिर वो preposition नहीं, फिर वो अपना फंक्शन चेंज कर लेते हैं ये वर्ड्स। फिल इन दिस फॉर्म इन ब्लैक विद द पेन। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ हम विद लगाते हैं, स्याही के लिए कलर के लिए इन लगाएंगे, और फॉर्म फिल करने के लिए इन। ये अक्सर हम छोड़ देते हैं एवरीडे लाइफ में, तो याद रखिए फॉर्म वगैरह को फिल करने के लिए हमें इन रिक्वायर्ड है। दिस ट्रेंड वॉज इन 2010। अब यहाँ जो इकट्ठे हमें इन पेयर की सूरत में नजर आ रहे हैं, तो हम दोनों को prepositions कंसीडर नहीं कर सकते। इस रूल के इस तरह से prepositions इकट्ठी नहीं आती। जी, तो क्या है ये? बाद में देखिए इन किसकी तरफ ले जा रहा है? 2010। ये तो होगी preposition, और preposition से पहले जो इन आ रहा है वो adverb। तो याद रखें एडवर्ब ने सिर्फ नाउन और प्रोनाउन के मीनिंग में इजाफा नहीं करना, बाकी हर पार्ट ऑफ स्पीच में इसने इजाफा कर देना है। और इंटरजेक्शन का तो ताल्लुक ही नहीं है, कोई ग्रामेटिकल लिंक नहीं है, तो उसका कोई रोल नहीं है। दे आर जस्ट साउंड्स और नॉइजेस। ऊप्स, वाओ, आहा, हुर्रा, अलेस, तो उनका ग्रामेटिकल रिलेशन नहीं है। इसका मतलब नाउन्स और प्रोनाउंस को एडजेक्टिव ने मॉडिफाई करना है, उसके अलावा जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उन्हें एडवर्ब्स मॉडिफाई करते हैं। इसलिए एडवर्ब ने यहाँ प्रेपोजिशन के मीनिंग में इजाफा करते हुए अपना यहाँ इस्तेमाल किया इन। पहला इन एडवर्ब, दूसरा प्रेपोजिशन। I agree with you to your views on the terms of this contract. Agree with somebody or to some views or on some terms and condition. तो agree के साथ 3 prepositions ट्रेंड में हैं, किसी शख्स के लिए with यूज करेंगे, views वगैरह के लिए to यूज करेंगे, और terms और condition के लिए on यूज करेंगे। ताहम नेटिव स्पीकर्स विद जो है वो किसी चीज के लिए भी यूज कर लेते हैं। प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करते हुए हमें एक बात का ख्याल रखना है कि उर्दू में प्रेपोजिशंस और इंग्लिश में प्रेपोजिशंस क्वाइट डिफरेंट हैं। एक प्रेपोजिशन जो हमें उर्दू में ठीक लग रही है और वही इंग्लिश में उसका नेमल बदल नहीं हो सकती। तो मदर टंग जो हमारी उर्दू है उसको हमने इंटरफियर नहीं करने देना प्रेपोजिशंस के टॉपिक में। आइए एग्जांपल से समझते हैं। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट। तो हम कहते हैं इंग्लिश में शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह के नाम के साथ। तो यहाँ तो हमें फिर क्या चाहिए? हमें यहाँ विद चाहिए, लेकिन देखिए हम इन इस्तेमाल करते हैं तो विद इस्तेमाल नहीं होता। मेरी घड़ी पर 5 बजे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा इट इज 5 एट माई वॉच, ऑन माई वॉच, इन माई वॉच। तीनों में से एक होना चाहिए उर्दू के मुताबिक, तीनों में से कोई नहीं है, तो इसका मतलब बाय इज द राइट ऑप्शन। अब देखें, कंसीडर करें तो क्या बनेगा? मेरी घड़ी के जरिए। इसलिए उर्दू और इंग्लिश को अलहदा-अलहदा रखना है। मैं ये बात उसके मुंह पर कह सकता हूँ, आई कैन से इट टू हिज फेस, ऑन नहीं, राइट? ऑन नहीं चलेगा, क्या चलेगा? टू हिज फेस। उसके बाद है जी काइंड टू। होना तो चाहिए काइंड विद अगर उर्दू के साथ रिलेट करेंगे। तो इस तरह से आपको पता चला कि हमें मदर टंग को इंग्लिश की प्रेपोजिशन के साथ मिक्स्ड नहीं करना। एक रूल है, तकरीबन डेफिनिट है। नॉर्मली जब भी हम किसी इस तरह के रूल की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कि यूजुअली इट हैपेंस, कहीं कहीं एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। तो ओवरऑल हम रूल्स को डिफाइन कर रहे होते हैं। कभी कभार कोई सिचुएशन आ जाती है जहां वो रूल वैलिड नहीं होता। तो तकरीबन ये एक रूल है। क्या रूल है? कि अगर हमने किसी प्रेपोजिशन के बाद वर्ब का जिक्र करना हो
तो नॉर्मली हम आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। वर्ब के बाद आईएनजी लगा के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देंगे तो उसने नाउन का काम दे देना है। और ये पक्की बात है कि नॉर्मली प्रेपोजिशंस के बाद हमें नाउन या प्रोनाउन चाहिए। ऑब्जेक्ट के तौर पर नाउन या प्रोनाउन ही आते हैं और सब्जेक्ट के तौर पे भी नाउन या प्रोनाउन ही यूज होते हैं। वो अलहदा बात है कि समटाइम्स उनकी शेप, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो हमारे लिए बात का समझना मुश्किल हो जाता है। कंसीडर और उन्हें डिटरमिन क्या किया जाता है कि वो नाउन या प्रोनाउन ही हैं, वही सब्जेक्ट होते हैं और वही ऑब्जेक्ट होते हैं। तो आइए इस पॉइंट को समझते हैं। ही इज नॉट अडिक्टेड टू डैश, ये अक्सर आपने अडिक्टेड टू स्मोकिंग, ये अक्सर आपने पढ़ा भी है और पेपर में भी आता है। अब यहाँ टू प्रेपोजिशन है, इसलिए बाद में हमने आईएनजी फॉर्म यूज की। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, देखिए ऑफ के बाद वर्ब आया तो आईएनजी फॉर्म में आ गया। दे एम एट बिकमिंग डॉक्टर्स, एट के बाद बिकमिंग आया। शी वॉज इंटरेस्टेड इन मेकिंग न्यू डिशेस, तो इन के बाद वर्ब का जिक्र किया तो आईएनजी। अब यहाँ एक पॉइंट नोटिसेबल है कि टू जो है वो बास का इंफिनिटिव भी होता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले इस्तेमाल होता है, और कभी कभार ये प्रेपोजिशन भी है। जैसे मैं कहता हूँ आई गो टू कॉलेज, तो जहां तो प्रेपोजिशन होगी वहां तो इसके बाद लाजमन आईएनजी आना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जहां इन्फिनिटिव है तो डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही होती है। इसको हमने किस तरह से डील करना है कि कब प्रेपोजिशन है, कब ये इन्फिनिटिव है, इसका जिक्र हम थोड़ा सा आगे जाके करेंगे। अगर प्रेपोजिशंस के बाद वर्ब्स नहीं हैं तो अपनी तरफ से धक्के से हमने आईएनजी नहीं लगा देना, यानी शी इज फॉन्ड ऑफ बुक्स ऐसे नहीं कहना, नोट बुकिंग। इसी तरह से शी वॉज इंटरेस्टेड इन न्यू डिशेज, इन न्यूइंग या इन डिशेज, डिशिंग नहीं बोल देना। अब एक एक्सेप्शन है बट और एक्सेप्ट के तौर पर। ही डज नथिंग बट प्ले, तो बट यहाँ प्रेपोजिशन है, लेकिन यहाँ देखिए वो रूल नहीं चल रहा कि आईएनजी फॉर्म यूज करें। यहाँ एक डिफरेंट रूल है, वो रूल क्या है कि बट इस तरह से प्रेपोजिशन के तौर पर यूज हो तो उसके बाद फिर वर्ब आईएनजी भी नहीं लेता और टू भी नहीं लेता, जस्ट बेयर इन्फिनिटिव या जीरो इन्फिनिटिव के तौर पर यूज होगा। टेंस चेंज होगा इससे, he did nothing, he does nothing, he will do nothing, he has done nothing। अगर बट प्रेपोजिशन के तौर पर आ रहा है वहां, तो उसने बाद में वर्ब बगैर टू के फर्स्ट फॉर्म में लेना है। इसी तरह से एक्सेप्ट में भी यही होता है। he has done nothing all day except माँ सवाए, बट का मतलब यहाँ भी माँ सवाए है और एक्सेप्ट का मतलब भी यही है। he has done nothing all day except sit around and watch television। जी, अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस के हवाले से। इसका प्रेपोजिशंस के साथ एक काफी इंटीग्रल रिलेशन है, इसेंशियल रिलेशन। वो रिलेशन क्या है, एग्जांपल्स से समझते हैं। दिस पैकेट इज फॉर देम, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ प्रेपोजिशन हमारे पास फॉर है और उसके बाद फिर हमने देम यूज किया है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इट इज बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन इज द प्रेपोजिशन, बाद में प्रोनाउंस आ रहे हैं यू और मी। पहले में प्रोनाउन थी देम, उसके बाद आई गो टू कॉलेज डेली, तो कॉलेज यहाँ नाउन है, इससे पहले प्रेपोजिशन टू है। तो द रूल वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कि अगर प्रेपोजिशन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं तो वो नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जब वो ऑब्जेक्ट होगा तो डेफिनेटली उसने हालत कौन सी लेनी है, ऑब्जेक्टिव की, यानी ऑब्जेक्ट ने ऑब्जेक्टिव केस में यूज होना है, ना कि किसी और केस में। तो ये भी एक तरह से डेफिनेट सा रूल है, मासवाई एक एक्सेप्शन के, कि जहां भी प्रेपोजिशन आएगी और उसके बाद कोई भी प्रोनाउन,
या नाउन आ रहा है, तो ग्रामेटिकली उसका रोल जो वो वहाँ प्ले कर रहा होगा, वो क्या होगा? ऑब्जेक्ट का। अब यहाँ से हमें एक जस्टिफिकेशन भी मिलती है, एक रूल जो अक्सर दिया जाता है कोई एक आध सेंटेंस पेपर में। हमें ये पता चला कि दिस पैकेट इज फॉर दे नहीं बोलना। उसकी वजह कि प्रेपोजिशन फॉर उसके बाद ऑब्जेक्ट आना है। दे तो सब्जेक्ट है, दे ने तो देम लेना है तो ऑब्जेक्ट बनेगा, दे की सूरत में तो ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। इसी तरह से बिटवीन के बाद यू है और मी है। मी की जगह हमने आई यूज नहीं करना। अब यहाँ यू शायद आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा हो। तो यू शेप वाइज तो यू है ही यहाँ, लेकिन इसका रोल ऑब्जेक्ट ही है, क्योंकि यू एक ऐसा वर्ड, एक ऐसी प्रोनाउन है कि ऑब्जेक्ट के तौर पर भी उसने यू ही लेना है और सब्जेक्ट के तौर पर भी उसने यू ही यूज होना है। जैसे इट है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं इट इज अ गुड बुक। अब आपने देखा यहां मैंने इट को एक तरह से सब्जेक्ट यूज किया है। फिर मैंने सेंटेंस बोला रीड इट, इंजॉय इट। अब यहाँ इट क्या आ रहा है? ऑब्जेक्ट के तौर पर। देखें शेप चेंज नहीं की उसने, इट ही रहा। इसी तरह से यू है, आई टीच यू, यहाँ ये ऑब्जेक्ट हुआ। यू टीच मी, यहाँ ये सब्जेक्ट हुआ। तो प्रोनाउन आए और यू जब ऑब्जेक्ट्स होंगे तो भी यही शेप रखते हैं। सिर्फ सेंटेंसेस में उनका इस्तेमाल हमें बताएगा कि यहाँ ये सब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं या ऑब्जेक्ट के तौर पर आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जो नाउन्स हैं जितने भी, वो भी अपनी शेप, अपनी फॉर्म चेंज नहीं करते। आई गो टू कॉलेज डेली, टू के साथ कॉलेज रिलेटेड है, तो प्रेपोजिशन के साथ नाउन आ गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। मैं सेंटेंस बोलता हूं द कॉलेज इज बिग। अब द कॉलेज इज बिग में ग्रामेटिकली अगर हम डिटरमिन करें तो कॉलेज सब्जेक्ट बनता है। द कॉलेज इज बिग, कॉलेज सब्जेक्ट हुआ। आई गो टू कॉलेज डेली में कॉलेज ऑब्जेक्ट हुआ। तो नॉर्मली इट्स ऑलमोस्ट अ डेफिनेट रूल कि नाउन और प्रोनाउन, उनसे पहले अगर कोई प्रेपोजिशन आ रही है तो वो उन नाउन्स या प्रोनाउंस को ऑब्जेक्ट के तौर पर लेगी और फिर ज़ाहिर है उनका केस वहाँ ऑब्जेक्ट होगा। अब केस के वर्ड से घबरा नहीं जाना, ये कोई पुलिस केस नहीं है, ये कोई और खतरनाक केस नहीं है। केस से मराद है कि कोई नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में किस हालत में इस्तेमाल हो रही है। एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल होगा अगर कोई नाउन या कोई प्रोनाउन, तो हम कहेंगे कि नाउन और प्रोनाउन का केस सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्ट के तौर पर आएंगे तो हम कहेंगे कि इनका केस ऑब्जेक्टिव है। सिर्फ ये बात है, और केस से मराज कोई और बात नहीं है। तो दिस इज समथिंग ऑब्जेक्टिव केस। तो पूछा जाता है बाउस्कात स्पॉटिंग द एरर में फॉर के बाद दे दिया जाएगा, तो आपने उसे फिर डेम के मुताबिक उस क्वेश्चन को डील करना है। जी, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जी अब पजेसिव केस। पजेसिव केस जैसा कि नाम से जाहिर है पोजेशन या रिलेशन शो करता है। तो एक नाउन या प्रोनाउन अगर पोजेशन शो कर रहा है, रिलेशन शो कर रहा है, तो हम कहेंगे कि इसका केस पोजेसिव है। अब यहाँ थोड़ी सी चेंज है, जो अभी हमने ऑब्जेक्टिव केस की बात की थी, तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस है। आइए उस डिफरेंस को समझते हैं। A friend of mine helped me, preposition यहाँ कौन सी है? of। लेकिन अभी आपने देखा कि of के बाद तो me नहीं है। हमने अभी बात की थी कि ऑब्जेक्टिव केस में प्रेपोजिशन के साथ वाला नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, तो यहाँ ये एक्सेप्शन है। जब नाउन या प्रोनाउन ऑफ के साथ जुड़ा होगा और वो वहां पोजेशन या रिलेशन शो कर रहा है, तो उसने केस अब ऑब्जेक्टिव नहीं लेना, अब पोजेसिव केस लेना है। तो मैं ये नहीं कह सकता माय अ फ्रेंड हेल्प्ड मी। तो बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्या होगी?
A friend of mine helped me. तो of के बाद mine चाहिए, me नहीं चाहिए। इसको ज़हन में रखिएगा। This book of yours looks bulky. तो देखिए यहाँ of के बाद मैंने you यूज नहीं किया। ये कंस्ट्रक्शन आपने पढ़ी हुई है और आपके माइंड में एक तरह से बेल सी बजी होगी। The angel and the author and the others, lesson 15, book 1, फर्स्ट ईयर। मीनिंग क्या है? ये जो आपकी बुक है ना, ये बल्कि दिखाई देती है, ये बड़ी भारी भरकम दिखाई देती है। लेसन तो बड़ा जबरदस्त है ये, लेकिन हमने पढ़ा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, इसलिए हम इन्वॉल्व होकर नहीं पढ़ सके। तो इसमें ये बताया गया है कि ऑथर ने अपनी पर्सनैलिटी के एक्सपेंस पे हमारे लिए लेसन भी दिया है और कुछ ह्यूमर भी क्रिएट किया है। शुरू में उसने कहा कि हम ना ज़रूरत से ज़ायद ही अपने आप को नेक समझते हैं। इसलिए उसने शुरू में क्या कहा कि मैं ना ज़रा ज़्यादा ही नेक था, इसलिए मेरा बुलावा जल्दी आ गया। फिर उसने देखा कि कौन सी नेकियां की हैं। कह रहा है कि क्रिसमस से पहले और क्रिसमस के थोड़ी देर बाद तक हम बड़े नेक हो जाते हैं, इसलिए आपका बड़ा काम बढ़ जाता है, जिस तरह से हम रमज़ान के अयाम में करते हैं। फिर उसने आगे कहा मेरी ये नेकी भी लिख लो, ये भी लिख लो। नेकियां देखी हैं आपने? छोटी-छोटी बातें जिन्हें नेकियां तस्वुर करना बड़ा मुश्किल है। मैंने चैरिटी डिनर में शिरकत की, मैंने ऑटोग्राफ करके अपने सिग्नेचर करके फोटोज पर उसे भेजा, उन फोटोज को भेजा चैरिटी में। जी मैंने फिर एक ड्रामे में हिस्सा लिया, मैंने लॉटरी में हिस्सा लिया। अच्छा वो कोट लाजमी लिख लेना जो मैं गलती से मैंने दे दिया, अभी मैं पहन सकता था। एक और तमांचा हमारे मुंह पर, हम अगर किसी को कोई चीज देते हैं तो इस तरीके से उसका हाल हुआ होता है पहले से, तो बेचारे किसी के इस्तेमाल में नहीं होता। तो बड़ा जबरदस्त लेसन है। एंड पे वो फरिश्ते से पूछता है ऑथर कि मुझे जरा अपना हिसाब किताब तो दिखा दें कि मेरे नेकियां कितनी हैं। आपके टेक्स्ट में पूरा नहीं है, सिर्फ अब्रीज्ड फॉर्म है। तो जब वो उसे दिखाता है तो पता चलता है कि उसका उसका तो बजाय प्लस के माइनस चल रहा है काम, क्योंकि उसने जो भी नेकी की है उसने दिखावे के लिए, ज़ाहरदारी कायम रखने के लिए, उसमें अल्लाह की रज़ा के लिए कोई नेकी नहीं। हमारा भी यही हाल है, अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए और हम पर फजल फरमाए। तो एनी हाउ ये बात चल पड़ी, इससे वापस आते हैं। दिस बॉय ऑफ माइन इज डिलीजेंट। ये जो मेरा लड़का है ये बड़ा मेहनती है। ये आपने दी ओस्टर एंड द पर्ल में इस तरह की कंस्ट्रक्शन पढ़ी थी। जब हैरी से बात कर रहा है क्लार्क अपने बेटे क्ले के बारे में कि आपको पता है मेरा बेटा बहुत अच्छा है, तो दिस बॉय ऑफ माइन, तो कंक्लूजन हुआ कि रिलेशन और पोजेशन के अलावा प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होते हैं। और अगर रिलेशन या पोजेशन आ रही है, यहाँ रिलेशन आ रहा है, तो अगर रिलेशन आ रहा है या पोजेशन शो हो रही हो तो फिर एंड उसके बाद वाला नाउन या प्रोनाउन क्या लेगा? दैट विल बी इन द possessive केस। इट्स ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। वो क्या है? विद और इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज होता है ये पॉइंट, जबकि बाय हमें नॉर्मली हम एक्टर परफॉर्मर के लिए यूज करते हैं। विद किसके लिए है? उस डिवाइस के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट के लिए। जबकि जो बाय है वो एजेंट है जो उसको परफॉर्म कर रहा हो। आइए देखते हैं। He killed two birds with one stone. तो यहाँ with ने क्या emphasize किया है? The instrument. One stone. तो one stone, एक पत्थर के साथ उसने दो परिंदों को मार डाला। तो with here is used for instrument. लेकिन he was stabbed with a dagger by a lunatic. यहाँ with भी मौजूद है क्योंकि a dagger is an instrument, और बाय मौजूद है कि किसने ये काम किया? लुनेटिक, एजेंट ने, डूअर ने। डूअर कौन है? एक्शन का परफॉर्मर यहाँ एक जुनूनी शख्स, एक पागल शख्स, लुनेटिक। तो बाय इसके लिए यूज हुआ, एजेंट के लिए। आपको पता है ना कि हम नॉर्मली एक्टिव पैसिव में, स्पेशली पैसिव में, हम
जो डूअर ऑफ द एक्शन है, काम का करने वाला हो, उसे हम सब्जेक्ट नहीं बोलते, क्योंकि स्ट्रक्चर वाइज जो सब्जेक्ट होता है वो रिसीवर होता है। यहाँ ही हमारे पास सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारा फोकस ही पर है। तो एसवीओ के मुताबिक भी हमने बात की हुई है बेसिक्स में कि एसवीओ के मुताबिक पैसिव में सब्जेक्ट क्या है, जो रिसीवर ऑफ द एक्शन हो। तो वहां फिर हम इस बात को शो करने के लिए कि यहाँ काम का करने वाला कौन है, हम एजेंट का वर्ड यूज करते हैं, और जो काम रिसीव कर रहा हो उसे हम पेशेंट का एक वर्ड देते हैं। तो टर्म पेशेंट इज यूज्ड फॉर द रिसीवर, जबकि द टर्म एजेंट इज यूज्ड फॉर द डूअर और परफॉर्मर। तो यहाँ हमारी बात थी विद और बाय का डिफरेंस। हमने देखा कि विद यूज हुआ इंस्ट्रूमेंट के लिए, स्टोन है इधर, दूसरी जगह डैगर है, और बाय यूज हुआ एजेंट के लिए, वन हु परफॉर्म्स द एक्शन। तो इस बात को ख्याल रखिएगा। अनदर पॉइंट इज थ्रू और अक्रॉस। तो थ्रू किसी सराउंडेड एरिया में से गुजरना है, जबकि अक्रॉस इसके चारों तरफ कुछ साइड्स हों। तो आइए एग्जाम्पल से इसको मजीद क्लियर करते हैं। The acrobat jumped through rings। अब देखिए रिंग्स जो है वो एक तरह से गोल सर्कल जो है, यानी दायरे की शक्ल में रिंग है, और उसकी सारी तरफ से आप कह लें कि सराउंडेड है। तो एक्रोबैट उसके अंदर से जब गुजरेगा तो हम कहेंगे the acrobat jumped through rings, whereas we took a boat across the river। तो रिवर की एक तरह से फोर साइड्स हैं, रिवर एक तरह से फोर साइड्स रखता है, तो वहां से हम एक जगह से दूसरी जगह पार करके गए, तो हमने अक्रॉस यूज किया। जी, थ्रू द वाटर होगा तो पानी में से गुजर कर, सराउंडेड है, वो कवर्ड है। तो अब अक्रॉस है तो ऊपर से। तो ये अक्रॉस और थ्रू का डिफरेंस, थ्रू और अक्रॉस। जी, लेट्स टेक अ स्टेप अहेड। और ओवर जी, नोटिसेबल बातें हैं ये भी हमें जहन में बैठानी है, कुछ आती भी हैं, कुछ हमें रिफ्रेश करनी है। अबव क्या है, हमारे सर से ऊपर, लेकिन वर्टिकली बिल्कुल सर के ऊपर नहीं, सर के ऊपर भी है, साइड्स पे भी है। जैसे जो स्काई है, आसमान, वो सिर्फ हमारे सर के ऊपर नहीं है बल्कि आसपास भी फैला हुआ है, जबकि ओवर बिल्कुल हमारे वर्टिकली सर के ऊपर होगा, तो हम कहेंगे देयर इज अ फैन ओवर मी, लेकिन द स्काई इज अबव अस। तो आइए कुछ और एग्जांपल से समझते हैं कि अबव और ओवर का क्या डिफरेंस है। द स्काई अबव अस लुक डार्क। अभी जैसे हमने बात की, तो हर जगह फैला हुआ है, ऊपर सर के ऊपर भी है और आसपास भी है। तो ऑन द होल इसका एरिया ऑफ कवरिंग थोड़ा है, ज्यादा है। जबकि अ हेलीकॉप्टर होवर्ड ओवर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर अगर हेलीकॉप्टर चक्कर लगा रहा है तो क्या कहेंगे हम, होवर्ड ओवर द बिल्डिंग, बिल्डिंग के बिल्कुल ऊपर, ना साइड्स पे, ना इधर ना राइट पे, बिल्कुल ऊपर ही वो मौजूद है और वहीं मुंडला रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ओवर द बिल्डिंग। तो इस तरह से अबव का और ओवर का डिफरेंस जहन में बैठा लीजिए। Let's watch a video to enhance our understanding regarding the prepositions. The prepositions regarding at, in, on that are used for location. Hello, I'm Sam, and in this lesson we are going to look at the differences between at, in, and on for location. At can be used to talk about a single specific location. I'm at work, or I'm at the BBC right now. On is used in relation to a surface. I'm sitting on a chair.
And in is used to talk about a three-dimensional space, usually with four walls. It's similar to inside. I'm in a room. So to help you remember these rules, try to think of a concert. I'm at the front, the band is on the stage, and my friends are in the crowd. And where are you right now?